बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। लग्जमबर्ग का एक छोटा सा गांव है शेंजन। यहाँ एक बहुत अहम मुआहदा हुआ था। बहुत से यूरोपियन कंट्रीज इकट्ठे हुए और उन्होंने तय ये किया कि इन तमाम कंट्रीज के लिए एक ही वीज़ा हो, जिसको हम कहते हैं शेंजन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अब हम एक वीज़ा पे 27 कंट्रीज विजिट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से कंट्रीज इस जोन में शामिल हैं, इसलिए इनकी वीज़ा रेस्ट्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा है, इनका रिजेक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत अहम टिप्स बताई जा रही हैं। मेरे एक स्टूडेंट का वीज़ा 3 दफ़ा रिजेक्ट हुआ था। पहले उसने स्विट्ज़रलैंड के थ्रू अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। उसने अपील की, वो भी एक्सेप्ट नहीं हुई। फिर उसने नॉर्वे वीज़ा के लिए अप्लाई किया, वो भी रिजेक्ट हो गया। तो जब 3 दफ़ा रिजेक्शन हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल होती है। फिर कोई मौजज़ा ही होता है कि नेक्स्ट टाइम वीज़ा मिल सके, चूँकि तमाम इन्फॉर्मेशन के रिकॉर्ड में आ चुकी होती है। हमने उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे, चेक किए। जब उसने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना था तो एक-एक चीज़, एक-एक स्टेप पे उसकी रहनुमाई की और अल्हम्दुलिल्लाह वो वीज़ा लेने में कामयाब हो गया। इसलिए आप भी पूरे कॉन्फिडेंस से अप्लाई करें। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। जब भी आपने शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो तो आप इसको शुरू से आखिर तक देखें और तमाम इन्फॉर्मेशन नोट करें और पे स्ट्रिक्टली अमल करें। इंशाल्लाह आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। ये सबसे पहले हम आते हैं अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। अपॉइंटमेंट में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन मौजूद है। उनके पोर्टल पे एक एरर है जिसकी वजह से हमें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे हम देख रहे हैं कि जो वीज़ा टाइप्स हैं वो उनको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, शॉर्ट टर्म वीज़ा और रेजिडेंस परमिट्स। शॉर्ट टर्म में जो मैक्सिमम ड्यूरेशन आती है वो 3 महीने की है। उसमें टूरिज्म, बिजनेस, विजिट फ्रेंड्स एंड फैमिली, EU, EEA फैमिली मेंबर ये शॉर्ट टर्म में आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में इमिग्रेशन, वर्क परमिट और स्टडी वगैरह के लिए, जो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए। इन तमाम कैटेगरीज की बहुत सी बातें कॉमन है और हम इस वीडियो में उन कॉमन बातों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो ज़रा मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, लेकिन आपको इन्हीं कॉमन चीज़ों से आइडिया हो जाएगा कि हमने फोकस किस चीज़ पे करना है। ये उनकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है और मेरे स्टूडेंट के साथ भी यही मसला हुआ था कि वो सिंगल था, यानी मैरिड नहीं था। और इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमें अगर डाउट है कि कोई भी पर्सन वहाँ जाके वापस नहीं आएगा तो हम वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये हमारा काम है कि हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि हम वहाँ से वापस आएंगे। ये कैसे करना है? सबसे पहले अपॉइंटमेंट में जो मैंने आपको बताया, जो मिसलीड कर रही है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्होंने बिजनेस को शॉर्ट टर्म के अंडर रखा है, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ हम अगर फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म के लिए जाना चाह रहे हैं या हमें कोई इनविटेशन है, 1 महीने 2 महीने का वहाँ पे स्टे है, तो हम नेचुरली शॉर्ट टर्म या सी टाइप वीज़ा सेलेक्ट करते हैं। जब वो सिलेक्ट करते हैं तो हमें अपॉइंटमेंट का मैसेज आता है कि करंटली द अपॉइंटमेंट इज़ नॉट अवेलेबल। हम ये समझते हैं कि शायद अभी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अवेलेबल हो जाएगी। फिर चेक करते हैं, फिर हमें सेम मैसेज मिलता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमने वहाँ पे बिजनेस टाइप ही सिलेक्ट करनी है। बेशक हमने बिजनेस के लिए जाना है या नहीं जाना, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि बिजनेस के अंडर एक्चुअली तमाम कैटेगरीज आती हैं, ना कि शॉर्ट टर्म के अंडर आती हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसमैचिंग है जो पोर्टल और अपॉइंटमेंट वाले से मुख्तलिफ है। तो इसमें आप बिजनेस टाइप सेलेक्ट करें और फिर आपको नेक्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट की डेट नज़र आ जाएगी। आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करेंगे और आपको पूरा कैलेंडर नज़र आ जाएगा किस दिन कौन कौन सी स्लॉट्स अवेलेबल है। आप कोशिश करें कि जो अर्लीस्ट स्लॉट अवेलेबल है वो आप सिलेक्ट कर लें। वो 9 बजे की है या 11 बजे की है, लेकिन अगर नहीं भी अवेलेबल तो आप बाद वाली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये लाजमी नहीं है कि अगर आपने 2 बजे की सिलेक्ट की है तो आपने लाजमी वहाँ 2 बजे जाना है। फॉर एग्जाम्पल 2 बजे का टाइम सेलेक्ट हुआ, आपको अपॉइंटमेंट 2 बजे की मिली, तो आप वहाँ 9 बजे से पहले पहुँच जाए, तो आप हो सकता है वहाँ 10 बजे तक फ्री हो जाए, क्योंकि वहाँ एक दफ़ा आपकी एंट्री हो गई, वहाँ एक नई क्यू बननी है और फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने देखना है। अच्छा, अपॉइंटमेंट के बाद आप स्टेज है ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन फिल करने की। तमाम इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन फिल होनी है। पूरे प्रोसेस में किसी जगह भी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ये टोटली फ्री है। वीज़ा सर्विस चार्जेस हैं जो आपने तब पे करने हैं जब आप तमाम ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन फीड कर देंगे, फॉर्म अपना मुकम्मल कर लेंगे, तब आपने वीज़ा फ़ीस पे करनी है। ये चेक लिस्ट है।
आप चेकलिस्ट प्रिंट कर लें और इसके एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लें। पहला पॉइंट है कि A4 साइज़ में होना चाहिए। दूसरा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने स्टेपल नहीं करने, उनके ऊपर आप इस तरह से ये क्लिप लगा लें। ये स्टेपल से मना किया गया है, आप ये क्लिप यूज़ कर सकते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है कवर लेटर एंड एप्लीकेशन फॉर्म। कवर लेटर में आप वो तमाम बातें लिख सकते हैं जो आप किसी वजह से फॉर्म में मेंशन करना भूल गए, फॉर्म लॉक हो गया और वो एडिटेबल नहीं रहा, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो कंसिडर हो जाती हैं। अगर आपके डुप्लीकेट एड्रेसेस हैं, CNIC पे और एड्रेस है, पासपोर्ट पे और एड्रेस है, वहाँ आप मेंशन कर सकते हैं कि आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है, टेम्परेरी कौन सा है। इसमें किसी भी जगह पे कोई इन्फॉर्मेशन आपने हाइड नहीं करनी, कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत नहीं लिखनी। वैसे भी अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो अल्लाह ताला की मदद जो हमें हासिल होती है, फिर हम उससे भी महरूम हो जाते हैं। हम सच बोलें और अगर हमारी किस्मत में हुआ तो ये वीज़ा इंश्योर है। कवर लेटर एंड एप्लीकेशन फॉर्म, बोथ फॉर्म मस्ट बी साइंड बाय एप्लीकेंट। कवर लेटर पे भी आपने साइन करने हैं और एप्लीकेशन फॉर्म जब आप कंप्लीट करके वीज़ा फीस पे करके प्रिंट कर लेंगे तो वहाँ भी सिग्नेचर की जगह बनी होगी, वो आपने वहाँ पे सिग्नेचर करने। ओरिजिनल करंट पासपोर्ट, पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड एट लीस्ट 3 मंथ्स बियॉन्ड। 3 महीने कम से कम पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट में होने चाहिए। अगर आपके पास प्रीवियस पासपोर्ट है और उस पर वीज़ा भी स्टैंप है तो वो साथ ज़रूर अटैच करें। इनकी कॉपीज़ भी साथ ले लें, वीज़ा की कॉपीज़ और बायोडाटा इंफॉर्मेशन जो आपकी हैं पासपोर्ट के ऊपर, उस पेज की कॉपी लाजमी है। वन पासपोर्ट फ़ोटो नॉट ओल्डर दैन 6 मंथ्स, अपनी एक फ्रेश पिक्चर बनवाएं, पासपोर्ट साइज पिक्चर बनवाएं और कोशिश करें कि उस फोटोग्राफर से बनवाएं जो एम्बेसी के लिए पिक्चर बनाता रहता है। उन्हें ज़रा पता होता है कि किस तरह से बैठना है, लेडीज़ की पिक्चर कैसे बनानी है, कुछ उन्हें इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो उसमें लाइट बैकग्राउंड रखें और ग्लॉसी पेपर नहीं यूज़ करना, मैट में करना है जिसमें वो चमक होती है, रिफ्लेक्शन होती है, वो अलाउ नहीं है। तो मैट में प्रिंट होगा, लाइट बैकग्राउंड के साथ होगा। इसके अलावा यहाँ एक पिक्चर लिखा हुआ है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं कलेक्शन सेंटर पे तो वहाँ कहते हैं 2 पिक्चर्स लेके आएँ। तो एहतियातन आप 2-3 पिक्चर्स ले जाएँ और पुरानी पिक्चर भी साथ ले जाएँ। बाज़ औक़ात आपकी फ्रेश पिक्चर वो अलाउ नहीं करते, इसी वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिर पुरानी पिक्चर आपको दिखा दें, अगर वो एक्सेप्टेबल है तो वो चल जाएगी। अगर वो भी नहीं काम आ रही तो वहाँ पे अरेंजमेंट होता है उनका पिक्चर बनाने का, आल्दो वो एक्सपेंसिव है, लेकिन उन्होंने अरेंजमेंट वहाँ पे भी रखा हुआ है। कोई डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी से रह गया है तो वो भी आप वहाँ से करवा सकते हैं। इसके बाद ऑफिशियल इन्विटेशन लेटर का है, अगर ये एप्लीकेबल है तो ये साथ ज़रूर लगाएँ। उस ऑफिशियल लेटर पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहा हुआ है कि वो लिखनी है, जो-जो लिखी है वो आप वहाँ पे लाज़मी लिखवाएँ, यानी कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट ना हो। इसी तरह स्पॉन्सरिंग एज़ ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, ये अगर वैलिड है, एप्लीकेबल है तो ये आप कर देंगे। और लेटर फ्रॉम द पाकिस्तानी कंपनी, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपने बॉस से, जो आपका एम्प्लॉयर है, या अगर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं तो आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से या HR से ये लेटर ले लेंगे और उस लेटर पे भी वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने कहा हुआ है वो मेंशन करनी है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, अगर आप वाकई बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो फिर आप उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे। इफ द एप्लीकेंट इज ए कंपनी ओनर और सेल्फ एम्प्लॉयड, सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी ये रिक्वायर्ड है। अगर आप कंपनी के ओनर हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो साथ होगा। फ्लाइट रिजर्वेशन, राउंड ट्रिप रिजर्वेशन, डोंट बाय द टिकट अंटिल ए वीज़ा हैज़ बीन ग्रांटेड। अभी आपने वीज़ा के बगैर टिकट बाय नहीं करना। तो ये आइटनरी सिर्फ चाहिए होता है, इसमें टिकट परचेज नहीं होता। ये ट्रैवल एजेंट को थोड़ी सी फीस लेते हैं, 1000 के अराउंड या 500, और वो आपको ये आइटनरी बना के दे देंगे। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस आप ऑनलाइन खुद भी जनरेट कर सकते हैं या आप अपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इसमें 30,000 यूरो की कवरेज इंश्योर करनी ज़रूरी है, एटलीस्ट इतनी ज़रूर। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स, आखिरी 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है, जो कुछ हेल्दी अमाउंट शो कर रही हो, एटलीस्ट इतनी कि वहाँ जितना आपका स्टे है 2 महीने या 3 महीने का, उसके तमाम एक्सपेंडिचर्स की, फूड, उसका स्टे, ये इन्फॉर्मेशन आपको नेट से मिल जाएगी कि वहाँ पे स्टे के क्या एक्सपेंसेस हैं पर डे या पर मंथ। तो एटलीस्ट वो अमाउंट उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी आप बता सकते हैं, जैसे कोई आप सैलरी ले रहे हैं, आपको रेगुलर पेमेंट होती है,
तो वो आप अपनी सैलरी स्लिप पिछले 2 महीनों की वो आप साथ अटैच कर दें। यानी सोर्स ऑफ इनकम शो करना है आपने कि आमदनी के ज़राए क्या-क्या है। आप अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स का मेंशन कर दें और उनका बैंक बैलेंस शो कर दें, आप अपना भी शो करें। तो इस तरह से कुछ आपने श्योरिटी देनी है कि आप फाइनेंशियली रिच हैं और आपको कोई इशू नहीं होगा वहाँ पे। नेशनल टेक्स नंबर पूछा गया है, एफबीआर रिटर्न स्टेटमेंट्स वो पिछले 2 साल की उनको चाहिए। ये भी एविडेंस प्रोवाइड करती हैं कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टी या कुछ इनकम सोर्सेज हैं आपके। इसके बाद स्पोर्ट्स वालों के लिए है, अगर वो एप्लीकेबल हो तो वो फिल करेंगे। और नेक्स्ट है कॉपीज ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स विद इंग्लिश ट्रांसलेशन इफ़ एनी। अगर कोई आपके नाम प्रॉपर्टी है तो ज़रूर मेंशन करें। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो निकाहनामा उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन साथ अटैच कर दें। ये इंफॉर्मेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, जितने आप मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं। मेन पर्पज़ ये है कि उनको ये रियलाइज़ करवाना कि आपकी बाइंडिंग पाकिस्तान के साथ है, अपने कंट्री के साथ है और आपने वापस लाजमी आना है। आपकी बीवी आपका वेट कर रही है या आपके बच्चे आपका वेट कर रहे हैं या आपकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे या आपकी जॉब है, आपने वो रीजॉइन करना है। तो ये असल पॉइंट ये है। और इंफॉर्मेशन फिल करते हुए या डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हुए अपनी फ़ाइल बनाते हुए इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि कोई भी क्वेश्चन उनके जहन में ना आए। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कोई एम्बिगिटी ना हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मेंशन करें कि आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं। यहाँ भी डाउट ना हो कि आप पार्ट टाइम है या फुल टाइम है। ये मैंने एग्जांपल दी है। सिमिलरली बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी क्लैरिटी मुकम्मल होनी चाहिए। अब हम आते हैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कैसे फिल करनी है। इनका ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है, वो यूडीआई की वेबसाइट है। उस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन देते जाएंगे। ये आलमोस्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल की ज़रूरत नहीं है। मैं देख लेता हूँ इसमें अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इधर भी इसी बात का ख्याल रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन दें वो बिल्कुल क्लियर हों और कोई क्वेश्चन उनके जहन में ना आए। इसमें मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, ऑक्यूपेशन पूछा गया है, इनविटेशन अगर कोई है तो वो मेंशन कर दें और इनवाइटिंग कंपनी अगर कोई है वो मेंशन कर देंगे। जो नहीं है वो नॉट एप्लीकेबल आप लिख देंगे। जिसने इनवाइट किया है उसके कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह होने चाहिए। ट्रैवल एक्सपेंसेस किसने बियर करने हैं, कंपनी स्पॉन्सर कर रही है या आप अपनी पॉकेट से दे रहे हैं, वो आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा इसमें और कोई अहम बात नहीं है। जब ये फॉर्म फिल हो जाए इसको कोशिश करें कि अपॉइंटमेंट से सिर्फ चंद दिन पहले, 1-2 दिन पहले इसको लॉक करें, यानी इसको फाइनल सबमिट करवाएं, क्योंकि एक दो फाइनल सबमिट हो गया तो फिर इसकी एडिटिंग नहीं हो सकती। मीनवाइल आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करें और फिर इसको रीचेक करें कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट के साथ मैच कर रही हैं। तो इसके बाद आप इसकी फ़ीस पे करेंगे जो इस वक्त 80 यूरो है। वो आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ज़रिए पे करके ये फॉर्म आपका लॉक हो जाएगा और प्रिंट आप इसका ले लेंगे और ये प्रिंट आपने साथ लेके जाना है। इसके अलावा वो चेक लिस्ट साथ लेके जानी है। चेक लिस्ट पे भी आपके साइन होंगे, फॉर्म के ऊपर भी साइन होंगे, कवर लेटर पे भी साइन होंगे। ये 3 जगह पे साइन होने हैं आपके। और इसके बाद जब आप पासपोर्ट कलेक्ट करने जाएं तो वो चर जो है जो आपको उन्होंने इनवॉइस दी हुई है उसकी कॉपी आप अपने पास पहले से रख लें, क्योंकि वो ओरिजिनल इनवॉइस आपसे ले लेते हैं। अगर आपने बाद में रिफ़ंड करवाना है तो फिर आपको उसकी ज़रूरत पेश आएगी। ओके, इजाज़त चाहता हूँ। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।